बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर तारड़ है और मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 10 जो है, इसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक इसकी एग्ज़ाम्पल मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, तो इसलिए हम सबसे पहले वाइब्रेटरी मोशन को देखते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, इसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। स्विंग है, इसकी मोशन भी वाइब्रेटरी है। और सी सा जो है, इसकी मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन है। सो नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच net force or acceleration of the body which is vibrating is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। थोड़ा सा इस डेफिनेशन को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि चूँकि बॉडी वाइब्रेट कर रहा है तो उस पर फोर्स भी लग रही है। वाइब्रेशन के दौरान वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है और उसकी स्पीड भी चेंज होती है। इट मीन्स इसमें एक्सेलरेशन है, कोई फोर्स अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन है। अब ये फोर्स और एक्सेलरेशन जो है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इट मीन्स दैट कि जितना मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट अवे जाएगा उतना उसमें फोर्स या एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, और जितना मीन पोजीशन की तरफ वो आएगा तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और फोर्स कम होगी। और मीन पोजीशन के ऊपर चूँकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो वहाँ ये फोर्स ज़ीरो होगी। और दूसरा ये कि इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। तो ऐसी कोई भी वाइब्रेटरी मोशन जो इस डेफिनेशन को ओबे करती हो, इसके मुताबिक हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस स्लाइड पे हम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं। इसमें पहली एग्जांपल है मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल बॉल एंड बाउल सिस्टम, एंड थर्ड जो है सिंपल पेंडुलम है, जो कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और ये दोनों दूसरी और तीसरी एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम। मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग को हम डिस्कस करते हैं। आप फिगर देख रहे हैं आपके सामने। इसमें एक स्प्रिंग है जिसके साथ मास m अटैच है, और ये फिगर ए में मीन पोजीशन ओ पर मौजूद है। इस पर हम फोर्स लगा के इसको एक्सटेंड करते हैं और इसको ले आते हैं पोजीशन ए पर राइट साइड पे। और इसकी जो एक्सटेंशन हुई है, लेंथ जो इंक्रीज़ हुई है, वो x इंक्रीज़ हुई है। तो ये जितनी एक्सटेंशन हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना स्प्रिंग फोर्स F ज़्यादा लगेगी टूवर्ड्स लेफ़्ट। यानी स्प्रिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज़ इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ ए पोजीशन पर छोड़ते हैं तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ। स्प्रिंग इसको मूव करवाएगा इस पर फोर्स लगा के, लेकिन जब ये मीन पोजीशन ओ पर आएगा तो स्प्रिंग फोर्स ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज एक्सटेंशन नहीं होगी, स्प्रिंग में रिलैक्स पोजीशन भी होगा। तो ये लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ये मूव करेगा पोजीशन बी की तरफ, फिगर सी में। और जितनी एक्सटेंशन एक्स फिगर बी में थी उतनी एक्सटेंशन फिर ये कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग, और इसकी लेंथ डिक्रीज़ होगी दूसरी तरफ,
और इसमें स्प्रिंग फोर्स राइट साइड पे लगेगी, ये दोबारा वापस मीन पोजीशन पर आएगा और फिर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर आएगा और इस तरह अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा। इसमें हम देखते हैं जी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हुक्स लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ एक्स ऑफ द स्प्रिंग विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है कि अगर स्प्रिंग को एक्सटेंड करके रिलीज़ करें तो वो दोबारा ओरिजिनल शेप में आ जाए तो हम कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं हुई। और अगर हम इतना ज़्यादा एक्सटेंड करें कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए और वापस ओरिजिनल शेप में ना आ सके तो हम कहते हैं कि ये इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुका, तो उस सूरत में हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो मैथमेटिकली हुक्स लॉ जो है वो ये है कि एफ इज़ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब हम स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं। हमने इक्वेशन पहले डिस्कस की, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें के स्प्रिंग कांस्टेंट है और अगर हम यहाँ के को सब्जेक्ट बनाएं तो ये बन जाएगा के इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइडेड बाई एक्स। अब एफ चूँकि फोर्स है और न्यूमरेटर में है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है जो कि डिनोमिनेटर में है। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो इसका यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर। तो अगर एक गिवन डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, यानी यूनिट एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। और स्प्रिंग कांस्टेंट के की मेजर इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। Stiff springs have large value of K and the soft springs have small value of K. Similarly, जो long springs हैं उनको extend करना easy होता है, so they have small value of K, while the short springs जो हैं उनको extend करना difficult होता है, it requires more force, so they have large value of K. इसी तरह से हम अगर स्प्रिंग्स को सीरीज़ में यानी एंड टू एंड कनेक्ट कर दें तो उनका कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो चूँकि लेंथ बढ़ जाएगी, एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना इजी होगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम स्प्रिंग्स को आपस में पैरेलल में जॉइन कर दें तो उनका कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज उनको एक्सटेंड करना डिफ़िकल्ट होगा। ये पिछली फिगर में हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है तो वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है और उसकी स्पीड भी चेंज होती है, जिसकी वजह से उस पर फोर्स एक्ट करती है और उसमें एक्सेलरेशन होता है उस फोर्स की वजह से। तो इस पर हम न्यूटन सेकंड लॉ अगर अप्लाई करें तो जिसके मुताबिक F इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द opposite to the displacement of the mass, because the spring force always act towards the mean position, so it is sometimes called restoring force. तो जो restoring force की definition होगी वो ये कि restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position. So next हम देखते हैं कि इस फिगर में कि ये ऑब्जेक्ट अपनी पूरी ऑसिलेशन किस तरह से कंप्लीट करता है। सो हम इसमें अगर इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन मीन पोजीशन से ए पोजीशन की तरफ लाकर लेके आते हैं और यहाँ पर हम इसको रिलीज़ कर देते हैं तो इट विल मूव फ्रॉम पोजीशन ए
टू पोजीशन ओ यानी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, बट इसको जो मूव करवाने वाली फोर्स है वो है स्प्रिंग फोर्स। तो इस पर स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट, और इस वजह से ये स्पीड अप भी होगा, बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में है, इसलिए ये स्पीड अप होगा। और जब ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो देन स्प्रिंग रिलैक्स्ड होगा, ना एक्सटेंडेड होगा ना कंप्रेस्ड होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर फोर्स ज़ीरो हो जाएगी मीन पोजीशन पर, लेकिन स्पीड यहाँ मैक्सिमम होगी, और फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकेगा नहीं मीन पोजीशन पर, इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन टूवर्ड्स द अदर एक्सट्रीम पोजीशन, यानी बी की तरफ ये मूव करेगा। तो ये किस वजह से, अब यहाँ फोर्स तो ख़त्म हो गई थी लेकिन इसके बावजूद ये बी की तरफ मूव कर रहा है, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया, कि ये ड्यू टू इनर्शिया टूवर्ड्स पोजीशन बी मूव करेगा। लेकिन जब ये ओ से बी की तरफ मूव कर रहा होगा तो ये चूँकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा, तो इस दौरान फोर्स की डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन यानी राइट की तरफ होगी, विच इज़ अपोजिट टू द मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो इस वजह से जब ऑब्जेक्ट ओ से बी की तरफ मूव करेगा तो इसकी स्पीड कम होगी, ये स्पीड लूज़ करेगा ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर आके दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन बी पर ये मोमेंटरली रुकेगा, लेकिन याद रहे कि जब ये मोमेंटरली रुकता है तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। स्पीड तो है ज़ीरो लेकिन एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, एंड देन ये अपनी मोशन दोबारा मेन पोजीशन की तरफ कंटिन्यू करता है, और इन दिस केस फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है। ये फिर स्पीड अप होता है, ओ पर आता है, और ओ पे आके फिर फोर्स तो ज़ीरो होती है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ये रुकता नहीं और ये कंटिन्यू करता है इट्स मोशन टूवर्ड्स ए, और इस तरह से ये अपनी ये वाइब्रेशन जो है ये कंटिन्यू करता है। अब इसमें चूँकि हम देख रहे हैं कि फोर्स जो है ये ऑलवेज इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन है, और सेकेंडली ये कि जितना मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट अवे होता है उतनी फोर्स ज़्यादा होती है, और जब ये मीन पोजीशन की तरफ आता है तो फोर्स कम होती है, जो कि डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुताबिक है। सो सच मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस इज नोन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो अब हम देखते हैं इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन इन स्प्रिंग मास सिस्टम। तो ये जो आपके सामने फिगर है इसमें हम देखते हैं कि ये पोजीशन इसकी ओ है, और ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये लेफ़्ट साइड पे दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर ऑब्जेक्ट होता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर राइट साइड पे डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया जाए तो लेफ़्ट साइड में इसको नेगेटिव लिया जाएगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर होता है जहाँ पे इस वक्त माउस है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है और स्प्रिंग रिलैक्स्ड होता है, यानी ये कंप्रेस्ड नहीं है, एक्सटेंडेड नहीं है, तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है एक्सटेंशन पर, यानी स्प्रिंग कितना एक्सटेंडेड है या कितना कंप्रेस्ड है। तो सो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़ीरो है, यहाँ इसमें लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है टुवर्ड्स राइट से मूव करता है तो ऐसे स्प्रिंग एक्सटेंड होना शुरू होता है, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है, और साथ इसकी चूँकि स्पीड कम होती जाती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, यानी ये काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल में चेंज होती जाती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो चुकी होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए रुकता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अगेन ये वापस मूव करता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाती है, और फिर जब मीन पोजीशन से ये लेफ़्ट साइड पे मूव करता है स्प्रिंग कंप्रेस होता है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है और काइनेटिक एनर्जी स्पीड कम होने से डिक्रीज़ होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर अगेन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो हो जाती है। फिर दोबारा जब मेन पोजीशन की तरफ आता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। तो किसी भी पॉइंट पर इसकी जो टोटल एनर्जी है वो ऑलवेज सेम रहती है फॉर आइडियल केस,
when there is no friction। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्विक क्विज में कि किस पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दे आर इक्वल, वो पोजीशन निकालिए। यानी हम से पूछा गया है कि मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी। तो ये क्वेश्चन 10th लेवल से ज़्यादा का है, ये FSE का क्वेश्चन बनता है। यहाँ तो हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव नहीं किए, तो FSE में जाके डिराइव किए जाते हैं। सो इसलिए उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि जी फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन मास क्या है। सो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो है T इज इक्वल टू 2πm/k। यहाँ पे ये फार्मूला हम डिराइव नहीं करते, बल्कि सिर्फ हमने इस फार्मूला को डिस्कस करना है। अब देखिए कि इसमें टाइम पीरियड जो है ये मास के साथ के यानी इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास, यानी मास जितना ज़्यादा होगा उतना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। यानी अगर हैवी ऑब्जेक्ट कनेक्ट करेंगे तो टाइम पीरियड ग्रेटर होगा और स्लो मोशन होगी, और अगर मास हम कम कर देंगे तो टाइम पीरियड भी कम होगा और फास्ट मोशन होगी वाइब्रेशन की। तो इसी तरह हम इसमें अगर एक और चीज़ देखें कि अगर हम मास को 4 गुना बढ़ा दें, पहले लेट से हमारे पास मास था 20 ग्राम, उसको हमने 80 ग्राम कर दिया, तो 4 गुना मास बढ़ गया, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इट मीन्स उसका टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप आ सकता है कि जी इफ़ मास इज़ इंक्रीज 4 टाइम्स तो देन उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगी। तो ये एक छोटी सी असाइनमेंट भी ले लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है कि देखेंगे टी जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ किस तरह रिलेटेड है। तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इट मीन्स अगर स्टिफ स्प्रिंग यूज़ करेंगे या कम लेंथ का स्प्रिंग यूज़ करेंगे तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो के की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा, यानी फास्ट मोशन होगी। और अगर आप स्लिंकी स्प्रिंग यूज़ कर लें या ज़्यादा लेंथ का स्प्रिंग यूज़ कर लें तो के की वैल्यू कम हो जाएगी और टी बढ़ जाएगा, यानी स्लो मोशन होगी। तो अब अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 20 सेंटीमीटर का स्प्रिंग यूज़ कर रहे थे, अब वही स्प्रिंग आप 80 सेंटीमीटर का यूज़ कर लें, 4 गुना यानी लेंथ बढ़ा दें, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 4 गुना कम हो जाएगा। तो जब ये कम हो जाएगा 4 गुना, तो टाइम पीरियड 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह हम नेक्स्ट एक और चीज़ नोट करते हैं कि यहाँ जो टाइम पीरियड है ये मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पर तो डिपेंड करता है, बट ये एक्सटेंशन पे डिपेंड नहीं करता कि कितना, यानी एम्पलीट्यूड कितना है। अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है या ज़्यादा एम्पलीट्यूड, फॉर एग्जांपल पहले एम्पलीट्यूड था 1 सेंटीमीटर, अब आपने एम्पलीट्यूड बढ़ा के 2 सेंटीमीटर कर दिया और आपने स्प्रिंग चेंज नहीं किया, आपने मास चेंज नहीं किया, तो इससे टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट है जी टेड बिट्स में लिखा है ह्यूमन ईयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड। इसको हम कहते हैं इट इज़ द अपर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग्स, कि इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर कोई साउंड आती है जो कि वाइब्रेट करवाती है तो वो ऑडिबल नहीं होता इंसानों के लिए, जबकि बाज़ जानवरों के लिए वो ऑडिबल होता है। और साथ इसके क्विक क्विज है कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। सो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये चूँकि आपके लेवल का नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। सो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन इस टॉपिक के रेलेवेंट सामने मैंने देखे, उनमें एक MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, द मोशन ऑफ सीलिंग फैन एंड द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर।
तो अब इनमें से वन बाय वन देखना होगा कि कौन सी जो ऑप्शन है वो वैलिड क्यों नहीं है। चले हम पहले बी को देखते हैं कि सीलिंग फ़ैन जो है इसकी मोशन क्या सिंपल हार्मोनिक है। अब सीलिंग फ़ैन तो चूँकि इसमें वाइब्रेटरी मोशन ही नहीं है, तो इसलिए इसकी पहली जो कंडीशन है वाइब्रेटरी मोशन होना वही नहीं फुलफ़िल हो रही। सो ऑप्शन बी ठीक ना हुआ। स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इसमें चूँकि अगेन स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ये भी वाइब्रेटरी मोशन नहीं है, इसलिए ये भी बेसिक कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई। बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर, अब ये भी इसकी ऑप्शन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इसलिए नहीं है कि इसमें जो ग्रेविटेशन इसकी फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और इसकी जो कंडीशन है कि फोर्स मीन पोजीशन पर ज़ीरो हो और एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होनी चाहिए, ये यहाँ पे फुलफ़िल नहीं होती। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलमोस्ट बाउंसिंग के दौरान सेम रहती है, चेंज ही नहीं होती, तो ये भी ऑप्शन वैलिड ना हुआ। तो एक बाकी बचता है सिंपल पेंडुलम का, ये उसको फुलफ़िल करता है, तो ये इसका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन इसके रेलेवेंट बनता है, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग, इज़ द मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक एक्सप्लेन। तो जैसे मैंने ऑप्शन डी को एक्सप्लेन किया कि बाउंसिंग बॉल वाइब्रेट तो कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कांस्टेंट रह रही होती है, वो यानी मीन पोजीशन जो कि उसकी जर्नी का सेंट्रल पॉइंट है वहाँ ज़ीरो नहीं होती और ना एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। सो इसलिए वो इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करती, तो लिहाजा ये इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। तो थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।